पिछले कुछ वक्त से सत्ता के शीर्ष स्तर पर दलितों की हिस्सेदारी सन 2022 में पंजाब में होने वाले चुनावों पर चर्चा के केंद्र में आ गई है। सभी राजनीतिक दल वादा कर रहे हैं कि अगर उन्हें पंजाब में सरकार बनाने का मौका मिला तो वे दलित समुदाय, जो राज्य की आबादी का लगभग एक तिहाई है, को समुचित सम्मान देते हुए किसी दलित को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मार ली। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रमदसिया दलित, सिख और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्रतिष्ठित चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से कुछ महीने पहले से राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मची रही, जिससे राज्य और केंद्र दोनों का कांग्रेस नेतृत्व काफी परेशान रहा। पार्टी के शीर्ष नेता चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्राओं में व्यस्त रहे। कांग्रेस के इस घरेलू विवाद की शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और जर्जर आर्थिक स्थिति से निपटने में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की असफलता को सार्वजनिक मुद्दा बनाने से हुई। इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कुछ विधायकों को उनकी योग्यता के अनुरूप काम न दिए जाने और दलितों की उपेक्षा के मुद्दे को भी उठाया। चन्नी ने अपनी बात मजबूती से रखी, परंतु उन्होंने इन मुद्दों को विवाद का रूप नहीं बनने दिया। उन्होंने स्थिति को कुशलता से संभाला और संकट से निपटने में अपनी प्रवीणता और अपनी स्वभावगत विशेषताओं को प्रदर्शित किया। चन्नी में अपने विरोधियों से भी तालमेल बैठाने की क्षमता है, जिसने मुख्यमंत्री बनने के ठीक पहले के तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान उन्हें लाभ पहुंचाया। चन्नी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय की विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक खेमों में जिस तरह सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे जाहिर है कि वे न केवल अपने साथियों वरन अपने विरोधियों के भी बीच काफी लोकप्रिय हैं। कई नेताओं या कई लोगों का कहना है कि उनका दलित होना चन्नी की पदोन्नति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। यह ठीक भी है, क्योंकि दलित पंजाब की आबादी का एक तिहाई है, परंतु यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा कि चन्नी की जाति उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे एकमात्र कारण है। बाहर के लोगों को दलित या पूर्व अछूत शब्दों से सुनकर शायद ऐसा लगता होगा कि हम किसी एक विशिष्ट समुदाय की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल पंजाब में 39 अलग अलग जातियां हैं, जो हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्मों और अनेक डेरा आधारित आस्थाओं और सांस्कृतिक केंद्रों में बटी हुई हैं। दूसरे शब्दों में, दलित की बड़ी छतरी के नीचे अनेक छोटी छोटी छतरियां हैं, परंतु इन आंतरिक विभाजनों के होते हुए भी चन्नी के मुख्यमंत्री बनने से सभी दलितों को लाभ होगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। इस कारण बड़ी संख्या में दलित वोट कांग्रेस की तरफ खिसक जाएंगे। इसमें भी शंका की बात है, क्योंकि जिन समुदायों ने सदियों तक दमन का सामना किया है, उनके लिए उनके बीच व्यक्ति का सर्वोच्च पद पर पहुंचना नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संतोषप्रद हो सकता है। चन्नी को निस्संदेह दलित होने का लाभ मिला होगा, परंतु मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी तरह पात्र भी हैं। वे MA, LLB और MBA तथा उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से PhD करने के लिए पंजीकरण भी करवाया था। वे विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी और भांगड़ा कलाकार रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां उन्होंने केवल कड़े परिश्रम से हासिल किया है। उनका परिवार अत्यंत गरीब परिवार से है। शपथ ग्रहण के बाद प्रेस संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी कच्चे घर की मरम्मत के लिए गांव के तालाब से मिट्टी खोदकर लाने में अपनी मां की मदद किया करते थे। यह बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। राज्य स्तरीय राजनीति में पदार्पण से पहले चन्नी 3 बार पार्षद रहे।
वे 2007 विधानसभा चुनाव में चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में विजयी होकर पहली बार विधायक बने। बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और इसी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर जीत हासिल की। उनका संसदीय अनुभव भी अच्छा खासा है। वे 2015 से 2017 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। अमरिंदर की सरकार में वे तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। मिलनसार स्वभाव के कारण वे आम लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। वे लंबे समय तक कई विवादों में घिरे रहे और उन पर कई आरोप भी लगे, परंतु उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखी और कानून को अपना काम करने दिया। मुख्यमंत्री पद पर चन्नी की नियुक्ति ने दलित सिख पहचान को पंजाब राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। हालांकि चन्नी को अंशकालिक ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो लोग पंजाब में सामाजिक यथार्थ से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें दलित सिख शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। दलित सिख अक्सर यह शिकायत करते हुए आए हैं कि उनके निम्न सामाजिक दर्जे के कारण वे देश के एकमात्र सिख बहुल राज्य पंजाब में भी सत्ता के केंद्र से दूर रहे हैं। सच तो यह है कि सिखों में जाति का होना ही असंगत लगता है, क्योंकि इस धर्म की स्थापना ही जाति के नकार और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाने के लिए की गई थी। इस धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं: अपने पसीने की कमाई से जीवन यापन करना, अपनी मेहनत का फल दूसरों के साथ बांटना और अकाल पूरक ईश्वर के मूल तत्व का ध्यान रखना। इस तरह के नैतिक संहिता और दैनिक जीवन में इनके पालन पर सिख धर्म के संस्थापक बाबा नानक 1469 से लेकर के 1539 के समय से ही जोर दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग इस नए धर्म की ओर आकर्षित हुए। विशेषकर वे जो हिंदू धर्म में वंचना और बहिष्करण के शिकार थे। सिख धर्म जाति सहित किसी भी आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण को स्वीकृति नहीं देता। दलित सिखों ने गरिमा और सामाजिक बराबरी हासिल करने की उम्मीद में सिख धर्म अपनाया था, परंतु जाति का अभिशाप इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सिख बनने के बाद भी उनका बहिष्करण जारी रहा। अपने समतावादी दर्शन और सिख सुधारवादी संगठनों के साहसिक सत प्रयासों के बाद भी सिख धर्म अपने आप को जाति से मुक्त नहीं कर सका। सन 1881 और 1931 की जनगणनाओं में सिख समुदाय के भीतर जिन जातियों की पहचान की गई उनमें शामिल थे अरोड़ा, अहलूवालिया, भट्टरा, चिंबा जाट, झीर, खत्री, कंबोह, लवाना, लुहार, मातम, मजहबी, नाई, रमगढ़िया, रमदसिया, रंगघरेता और सैनी। इनमें से 11 मुख्य जातियां थीं: जाट व कंबोह कृषक, खत्री और अरोड़ा इन्हें व्यापारी कहते हैं, तरखान, लोहार, नाई और छिंबा ये शिल्पकार जातियां हैं, कलाल शराब बनाने वाले व चमार या चूहड़ जातीय दलित जातियां हैं। अंतिम 2 जातियों ने सिख धर्म अपनाने के बाद नया नाम हासिल कर लिया है। जो लोग पारंपरिक रूप से चमड़े और बुनाई का काम करते हैं वे रमदसिया और रविदसिया कहलाते हैं। मेहतरों को मजहबी और रंगघरेता कहा जाता है। अन्य दलित सिख जातियों में राय और सांसी शामिल है। इस तरह पंजाब में सामाजिक ढांचे के शीर्ष पर है जाट, खत्री और अरोड़ा सिख, और इनके सबसे निचले पायदान पर हैं रमदसिया, रौदसिया, मजहबी, रंगघरेता, राय और सांसी। इनमें रमगढ़िया और अहलूवालिया से भी नीचा समझा जाता है। हिंदू धर्म को छोड़कर सिख धर्म में जाते समय ये लोग अपना सामाजिक दर्जा भी अपने साथ ले गए। दलित सिखों ने स्वयं भी सिख धर्म की समतावादी सिद्धांतों के उपेक्षा करते हुए अपने को अनेक उपजातियों में बांट लिया है। विवाह इन उपजातियों की सीमा के अंदर ही होते हैं। रमदसिया और रजदसिया सिख स्वयं को मजहबी और
रंगरेता सिखों से उच्च समझते हैं। रामदासिया और रविदासिया का मूल चमार समुदाय है, परंतु इनमें भी रामदासिया अपने को रविदासिया से ऊंचा समझते हैं। सांसी और चमारों को मजहबियों से नीचा समझा माना जाता है, परंतु गैर दलित जातियों के लिए दलित सिखों के आंतरिक पदक्रम का कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए सांसी, चमार और मजहबी एक ही है। समाज का सबसे निम्न वर्ग जिसे कहते हैं। पंजाब की कृषि भूमि में दलितों की हिस्सेदारी सबसे कम है। अपनी खासी आबादी के बाद भी केवल 5% दलित सिख ही किसान भूस्वामी हैं। आश्चर्य नहीं कि अब तक राज्य की विधानसभा में अपनी उपस्थिति का एहसास कराने वाले असफल रहे हैं। यद्यपि राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 34 दलितों के लिए आरक्षित है, परंतु जो लोग यहाँ से चुने जाते हैं उनसे उपेक्षा यही रहती है कि वे उस पार्टी की नीतियों पर चलेंगे जिसकी टिकट पर वे चुने गए हैं। इस तरह आबादी के उनके बड़े हिस्से के बाद भी दलितों को सत्ता के केक के चंद टुकड़े ही हासिल हो सके हैं। पंजाब के दलितों ने अपने तथाकथित निचले दर्जे को अपनी नियति के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। सिख धर्म के समतावादी मूल्यों और उसके एकेश्वरवादी आध्यात्मिक दर्शन से उद्युत नैतिक और सामाजिक बल के सहारे वे राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कड़ा संघर्ष करते आए हैं। उन्हें अन्य आंदोलनों जैसे आदि धर्म, अम्बेडकरवादी और बाबू कांशीराम के बहुजन आंदोलन से भी मदद मिली। ज्ञातव्य है कि कांशीराम भी रामदासिया दलित सिख थे। दलित सिखों द्वारा अपने समुदाय को सामाजिक राजनीतिक रूप में जागृत करने के प्रयासों के कारण उनमें अपनी बेड़ियों से मुक्त होने और सशक्त बनने की महत्वाकांक्षा जागी है। चरणजीत चन्नी का मुख्यमंत्री बनना एक तरह से दलित सशक्तिकरण के स्वप्न के साकार होने के रूप में देखा जा रहा है, किंतु प्रतिद्वंदी राजनीतिक समूहों द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि चन्नी की नियुक्ति केवल प्रतीकात्मक है और उनके पीछे पार्टी नेतृत्व की इच्छा कम और मजबूरी ज़्यादा है। परंतु ऐसा कहने वाले पंजाब के राजनीतिक इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम की उपयोगिता और प्रासंगिकता को वहीं नहीं समझ पा रहे हैं। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वास का संकट था। सरकार द्वारा जो वायदे पूरे नहीं किए गए उसकी सूची काफ़ी लंबी है और सरकार चलाने की शिरोमणि अकाली दल की क्षमता पर लगभग सभी को संदेह था। अब एक नई शुरुआत हुई है और जनवादी शासन व्यवस्था के निर्माण की एक उम्मीद संभवतः आगे बढ़ेगी। परंतु जिन चुनौतियों के कारण अमरिंदर सिंह सरकार का पतन हुआ उन पर विजय प्राप्त करना अभी बाकी है। चन्नी को सरकार के उस लकवे को दुरुस्त करना हुआ जिसका शिकार हुआ उसके पूर्ववर्ती शासनकाल में कांग्रेस हुई थी। यह किसी से छिपा नहीं है कि आम आदमी तो छोड़िए, सत्ताधारी दल के विधायकों और सांसदों की भी अमरिंदर सिंह तक पहुंच नहीं थी। चन्नी के सामने अधूरे कामों का ढेर है। उन्हें किसानों के आंदोलन और बेरोजगारी की समस्या से निपटना है। उन्हें ड्रग्स और बालू माफिया से भी निपटना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने होंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाना होगा और धार्मिक स्थानों के अपवित्रीकरण से संबंधित लंबे समय से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में कई निर्णय लेने हैं। उन्हें अमरिंदर सरकार द्वारा किए गए वायदों को भी पूरा करना होगा। इसमें शामिल है किसान आंदोलन के इस दौरान जान गंवाने वाले 150 किसानों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी देना और शैक्षणिक संस्थानों में पिछले 25 साल से खाली पड़े पद जो कि 1400 हैं उन्हें भरा जाना। पंजाब परिवहन निगम की संविदा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वे स्थायी नौकरी चाहते हैं। नए मुख्यमंत्री को पुलिस विभाग की शिकायतों का भी
निराकरण करना होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसा बताया जाता है कि राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली है। ये तो ही शासन संबंधित चुनौतियां। इसके अलावा चन्नी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस के झुंड में से कोई दूसरे खेमे न जाने पाए, और यह भी कि 2022 के चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में कैसे लौटें। फिलहाल लगभग 5-6 महीना के अंशकालिक मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को यह देखना होगा कि पंजाब के लिए वो ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कांग्रेस की दोबारा धमाकेदार वापसी हो सके।